जो हमारा कॉलेज होता है वो हमें लॉ की थ्योरेटिकल नॉलेज तो प्रोवाइड करा देता है, बट जो एजुकेशन हमें कोर्ट रूम्स प्रोवाइड कराती हैं वो एजुकेशन का लेवल एक पूरे लॉ स्कूल के एजुकेशन से एक अलग ही होता है ऑल टुगेदर। आपका जब पहला दिन होगा कोर्ट रूम में तो वो मूट कोर्ट्स की तरह नहीं होगा कि आप आएंगे, आपके पास एक फ़िक्स टाइम होगा, आपका अनाउंस किया जाएगा नाम कि आज ये अपनी बात कहने आ रहे हैं। वहाँ पे कोई पैनल नहीं होगा जो शांति से बैठ के आपकी सारी बातें सुन रहा होगा। और वहाँ पर जब आप जाएंगे, आप वहाँ पे लोगों को देखेंगे, लोगों से मिलेंगे। यानी जब आप कॉलेज की थियोरेटिकल वर्ल्ड से निकल के कोर्ट रूम की प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब एंटर करेंगे तो आपके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही ओवरवेलमिंग हो सकता है और बहुत ही डरा देने वाला हो सकता है। तो मैं यश पांडे आज मैं इस चीज़ पे आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोर्ट रूम्स में जाएंगे, वहाँ पर चीज़ों को देखेंगे तो आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है और आपको अपने दिमाग में मेंटली साइकोलॉजिकल तौर पे किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना है। इस वीडियो के 4 पार्ट बनेंगे, बट अभी मैं इसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स की बात करूंगा। फिर आने वाले वीडियोस में और 3 पॉइंट्स के, फिर उसके आने वाले 3 पॉइंट्स, फिर उसके आने वाले 3 पॉइंट्स। तो ऐसे करके हम सारी इस सीरीज़ को ख़त्म कराएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या गलती नहीं करनी है। बट अभी ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए मैं हमेशा उस सच्चाई के साथ ही रहूँगा और कल को मैं भी लीगल प्रैक्टिस में जाऊँगा तो मेरा भी यही एम रहेगा कि हमेशा सच्चाई के साथ और उन्हीं के साथ रहना है। तो प्लीज़ आप भी हमारे जैसे लोगों को बढ़ावा दें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का आंसर देता हूँ। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे, आप जेन्युइनली आपकी कोई दिक्कत होगी, आपको इंटर्नशिप में प्रॉब्लम हो रही है, इंटर्नशिप लग नहीं रही है, कैसे इंटर्नशिप्स के लिए अप्रोच किया जाए, अपनी सीवी कैसे बनाई जाए, किसी से मिला कैसे जाए, और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जैसे आपकी मैरिज, शादी, इन सब चीज़ों पे कंसल्टेशन भी मैं करता हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में कहीं से भी कोई ओवरऑल का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई ऐसा सवाल है कि जो मैं कमेंट सेक्शन में ही आंसर कर सकूँ तो मैं उसी में आंसर कर दूँगा। तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, नोबडी अनाउंसेस योर अराइवल। देखिए कोई वहाँ पे आपका राज्य अभिषेक नहीं करेगा कोर्ट रूम में जाके। वो मूट कोर्ट्स नहीं है कि वहाँ पर आप जाएंगे तो पहले आपका नाम अनाउंस किया जाएगा कि आज ये भाई साहब हैं, ये आके अपनी बात कहना चाहते हैं। ऐसा वहाँ पर नहीं होता है। आप वहाँ पर जाएंगे कोर्ट रूम के अंदर, कोर्ट रूम में बहुत शांति से जाएंगे, अंदर जाएंगे, आप जज को देखेंगे, जज को ऐसे सर झुका के माय लॉर्ड बोलेंगे और आप पीछे जाके बैठेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि आगे तो सारे वकील बैठेंगे जिनके केसेस चल रहे हैं। तो इंटर्न्स जो होते हैं उनको पीछे बोला जाता है कि आप पीछे जाके बैठिए और वहाँ पे अपना लिखिए और जो भी आपको ऑब्ज़र्व करना है कीजिए। तो अब आप पीछे जाके बैठेंगे अंदर। आप अपने साथ प्लीज़ एक डायरी कैरी करें। आप एक डायरी रखिए अपने पास, आप उसमें हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप वहाँ पर जाएंगे तो आप वहाँ पे इन्यूमरेबल नंबर ऑफ़ लॉयर से मिलेंगे, इन्यूमरेबल नंबर ऑफ़ क्लाइंट से मिलेंगे और इन्यूमरेबल ऑफ़ नंबर ऑफ़ जजेस से भी मिलेंगे। आप सबसे मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से आप वहाँ मिलने वाले हैं। तो आप इन सब को ऑब्ज़र्व कीजिए और देखिए कि कौन सी ऐसी गलती है जो ये कर रहे हैं जो मुझे अपनी लाइफ में नहीं करनी है, या फिर कल को आप भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपको ये गलती नहीं करनी है अपनी लाइफ में। आपको हर चीज़ देखनी है कि कॉज लिस्ट क्या होती है, समन्स क्या होते हैं, समन्स ड्राफ्ट कैसे किए जाते हैं, एक फॉर्मेट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, कोर्ट फीस क्या होती है, स्टैम्प्स क्या होते हैं, स्टैम्प्स क्यों लगाए जाते हैं, आपको फाइलिंग कैसे करनी है, सिविल केस है तो कैसे फाइल करना है, क्रिमिनल केस है तो कैसे फाइल करना है। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करके अपने पास रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप बार बार कर करके किसी चीज़ को हाथ साफ करना अलग चीज़ है और आपको अगर कोई चीज़ आती हो और फिर आप उसमें से देख देख के रेसिपी बना रहे हैं तो वो अलग चीज़ हो जाती है कि भाई अगर आपके पास रेसिपी की नोटबुक है तो उसको देख देख के मैंने खाना बना लिया, बट आप ऐसे तुक्का मार मार के सीखेंगे तो मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम है। आप हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, कीन से कीन चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की आदत डालिए अपने अंदर। आपको वहाँ जाना है, आपको वहाँ देखना है और अपने दिमाग में पहली बात ये चीज़ रख लीजिए, क्या करना है कोर्ट रूम में ये देखने से ज़्यादा सही है कि आप ये कोर्ट रूम में जाके चेक कीजिए कि आपको कोर्ट रूम में क्या नहीं करना है। करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं करना है। जैसे अगर आपके पास, जैसे अगर कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। तो अगर आपको सही आंसर नहीं पता है और सही आंसर कोई आपको नहीं बताएगा कि क्या करना है, तो आप पहले काटेंगे कि ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, तो ये डी ऑप्शन आपका बच गया। तो ये सारी चीज़ें ये आपको देखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं
क्या गलती नहीं करनी है, मुझे क्या बातें नहीं बोलनी है। वहाँ पे आप एडजर्नमेंट्स के रीजंस देखेंगे, आप वहाँ नए टाइप के लोगों से मिलेंगे, अलग अलग टाइप के केसेस देखेंगे, बहुत सारे नॉनसेंस केसेस भी देखेंगे कि फालतू के केस कर रखे हैं। और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको उसमें से जो अपने काम का है वो उठा लेना है, और आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे क्या नहीं करना है कि क्लाइंट छोड़ के मुझे जा सकता है। देखिए, क्या करना है ना, सीखने में वो उम्र निकल जाती है बहुत अच्छे अच्छे वकीलों की भी। तो क्या करना है उससे अच्छा आप ये सीखने की कोशिश कीजिए कि मुझे क्या नहीं करना है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी गलत गलत चीज़ें काट देंगे ना, तो अच्छी चीज़ें अपने आप ही आपके पास आ जाती हैं। तो आप हमेशा कोशिश ये कीजिए कि एलिमिनेशन करने की कोशिश कीजिए। और प्लीज़, अब ये तो हो गया, अब एक चीज़ मैं छोटी सी और बता दे रहा हूँ कि आप अब अगर जैसे किसी बंदे के सामने अगर बैठे आगे, अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोर्ट रूम में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पूरी कोर्ट रूम जो है वो भरी पड़ी है, तो प्लीज़ किसी के मुंह के सामने जाके ना खड़े हो। मैं बहुत सारे ऐसे इंटर्न्स को देखता हूँ वहाँ पर, जो आके जैसे मैं बैठा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, तो मेरे मुंह के सामने ही आके बैठ जाएगा। कृपा करके ऐसा ना करें, ठीक है। वो आपका कल को एक पोटेंशियल कनेक्शन हो सकता है, तो उसका यूज़ करें, उसके साथ बातचीत करें, लोगों से नेटवर्किंग करें, बट किसी के ऐसे मुंह पे जाके ना खड़े हों। ये बैड मैनर्स होती है। प्लीज़, मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व होंगी। आप अगर ऐसे जाके कितनी भी भीड़ हो कोर्ट रूम में, किसी की कोशिश आप कीजिए कि आप किसी के मुंह पे खड़े ना हो, ठीक है। मैं खुद ये कोशिश करता हूँ, मेरे सामने भी कोई मुंह पे खड़ा हो तो मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा साइड हो जाओ। तो थोड़ा सा अगर आप ऐसे करेंगे, रिलेशन अच्छे बना के रखेंगे अपने साथियों से, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो बहुत बेकार हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ऐसी हरकतें ना करें, पहली बात तो, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आपको ये लाइन बता रहा था ना कि आपको क्या करना है, इससे ज़्यादा ये देखिए कि क्या नहीं करना है। क्या करना है जानने में उम्र निकल जाती है। जैसे बहुत सारी शादी वादी में हम कुंडलियों में नहीं देखते हैं। अभी से एक बात याद आ गई मुझे, मैं सोच रहा हूँ शेयर कर दूँ, छोटा सा ही है कि जो हम कुंडलियों में नहीं मिलाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए, आपको किससे मिलना चाहिए, कैसे गुण मिलाना, कहते हैं ना कि 36 के 36 गुण में से कितने गुण आपकी बीवी से मिल रहे हैं, आप बीवी के पति से मिल रहे हैं, जबकि तब भी डिवोर्स हो जाता है। अगर 36 के 36 गुण भी मिल जाए तो डिवोर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ठीक से परसेंटेज नहीं चेक की गई। तो इसीलिए मैं ये भी मैरिटल कंसल्टेंट्स और ये सब जो मैं करता हूँ, उसमें मुझे सीधा सीधा मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि गुण मिलाने से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि अवगुण मिलाएं। आप कितने नालायक है और आपकी आने वाली पार्टनर कितनी नालायक है। अगर दोनों एक बराबर नालायक है तो झेल लेंगे, बट अगर दोनों ही एकदम बर्बाद केस है तो कैसे होगा वो देखना है। गुण मत मिलाएं, अवगुण मिलाएं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये चीज़ है कि आपको कोशिश ये करनी है कि क्या करने से ज़्यादा क्या नहीं करना है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए इस चीज़ में बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि कम से कम मैंने गलत चीज़ों को छाट तो दिया और अच्छी चीज़ें मेरे सामने आ गई। तो उसी तरीके से अगर कल को आप शादी में लड़का या लड़की ढूंढने जाते हैं तो उससे अपने गुण मिलाने से अच्छा अपने अवगुण मिला ले। क्योंकि आप 25-26 साल के, तो 25-26 साल में कोई गुण नहीं होता इंसान में, अवगुण ही होते हैं लगभग। तो अवगुण मिलाने की कोशिश करें अपने, और गुण हम बाद में मिला लेंगे। तो उसी तरीके से वो चीज़ यहाँ पे भी अपना अप्लाई कर सकते हैं आप। अगला, कोर्ट रूम क्राफ्ट बिगन्स बिफोर यू स्पीक। यानी कोर्ट रूम में जब आप जाते हैं तो आपकी जो प्रेजेंस है वो ऑलरेडी वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। आपकी प्रेजेंस कोर्ट रूम में घुसते ही एक्नॉलेज हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझसे, हालांकि ये बात मुझे भी बहुत लोगों ने बताई है कि भाई कोर्ट रूम में जाते हैं, जज तो बिजी रहते हैं तो कोई कुछ देखता नहीं है। भाई जज सब देखता है, मैंने नोटिस किया है, जज सब कुछ देखता है, सब कुछ देखते हैं सब। कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई कुछ छुपा लेगा और कोई कुछ कर लेगा, नहीं। कोर्ट रूम में जज सब कुछ देखते हैं। आपके बोलने से पहले ही आपके मैनरिज्म बहुत कुछ बोल देते हैं कि आप कोर्ट रूम में कैसे बैठे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे पैर पे पैर मार के बैठ जाते हैं वहाँ पे। भाई वो आपका घर नहीं है, वो कोर्ट रूम है। आप वहाँ पे जितना तमीज़ से बैठेंगे, जितना एकदम ऐसे नॉर्मल एकदम शांति से ऐसे होकर बैठेंगे, उतना आपके लिए सही है। एकदम शांति से तमीज़ से नॉर्मली आप बैठेंगे, उतना ही आप जज की नज़रों में होंगे कि हाँ ये बंदा ठीक है। हालांकि जज इतना आपको बुला के पूछेंगे नहीं, अगर मेरे जैसा केस ना हो तो, बट आपसे बोला ज़रूर जाएगा। आपको देखेंगे कि भैया आप कैसे से हैं, आप कैसे आके वहाँ बैठे हैं, आप पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हैं, आप कितनी, अगर आप ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं कोर्ट रूम में आके पीछे बैठ के गप्पे मारते हैं, ऐसे खी करते रहते हैं। प्लीज़, आप वहाँ कोर्ट रूम में सीरियसली आए हैं, आप अपना फ़ोन साइलेंट करके नहीं आए हैं। आप कैसे वहाँ बैठे हैं, आप कैसे लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीडियो भी मैंने देखी थी, उसमें भी ये हुआ था कि एक बंदा था वो कोर्ट रूम में पानी पीने लग गया था, बट उस बंदे की ये अच्छी बात थी कि जैसे वो आया तो उसने सीधा बोला आई एम सॉरी माय लॉर्ड, दिस वाज माय फॉल्ट, और ऐसे ऐसे करके उसने बात को ख़त्म कर दिया। तो ये भी आपको दिखाता है कि आप कोर्ट रूम में कोई अगर जज आपको बुला ले या फिर आपकी किसी कमी को कॉल आउट कर दे, तो आप उस चीज़ को कैसे
वो करते हैं, कैसे वो रफ़ा दफ़ा करते हैं और कैसे आप अपने जज की बातों पे रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल ट्रेनिंग को दिखाता है। तो प्लीज़ आप जाएं, शांति से बैठें, ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, कॉल आउट कोशिश ना करें होने के लिए। जजेस को एड्रेस कैसे किया जाता है, लोअर कोर्ट के जजेस क्या होते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करें। पुलिस को क्यों बुलाया जाता है, पुलिस ऑफिसर को क्यों बुलाया जाता है, नॉन वेलेबल वारंट, वेलेबल वारंट कैसे दिया जाता है, कोर्ट रूम में क्या मेन रीजंस क्या होते हैं कि केसेस इतने लंबे लंबे खींचते हैं। कोर्ट रूम में जब जज का लंच ब्रेक होता है तो इतने सारे जो वकील हैं वो जजेस के पास भाग के क्यों जाते हैं। मैं अभी आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक इग्नाइट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। वकीलों को पता कैसे चलता है कि उनके केस का नंबर है, कोई उनके कान में जाके तो बोलता नहीं कि आपका आज नंबर लगा है, तो वो कैसे पता करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी वहाँ पर जाके, क्योंकि तभी आप जाएंगे कोर्ट रूम में इंटर्नशिप करने, तभी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है स्टाइपेंड। बहुत सारे सीनियर से जूनियर हमको बोलते हैं कि स्टाइपेंड नहीं मिलता है क्योंकि आपको अभी सारी चीज़ें नहीं आती हैं। मैं सीनियर्स को के पक्ष में नहीं ले रहा, सीनियर भी होते हैं कि वो बिल्कुल पैसा नहीं देना चाहते हैं, बोलते हैं कि पैसा मत मांग, पैसा छोड़ के कुछ भी मांग ले। अरे आप अपना टाइम दे रहे हो, उसको कुछ तो पैसा दे दो। बट लेकिन अगर आप जनरली टैलेंटेड होंगे और आप अपने ही जैसे, मतलब अगर आप भी टैलेंटेड है तो आप भी अपने जैसे किसी ठीक ठाक नॉर्मल वकील के पास भी जाएंगे तो आपको पे करेगा 10, 20, 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, कुछ भी पे करेगा ज़रूर। बट अगर आप ऐसे किसी ओंगा पोंगा वकील के पास चले जाएंगे तो वो आपको पे नहीं करेगा क्योंकि उसके खुद के लाले पड़े हैं। तो आपको पहले अपना सीनियर, इस पर मैं अपना एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि सीनियर आपको कैसे ढूंढना होता है। बट ये इस पे ही अभी हम स्टिक रहते हैं कि आपको जज को एड्रेस कैसे करना है, कोर्ट रूम में वकील बैठते कैसे हैं, आपको जजेस ऑर्डर कैसे लिखवाते हैं, जजेस को किन बातों पे जनरली गुस्सा आ जाता है, आपको क्या वर्ड्स नहीं यूज़ करने होते हैं। जैसे अगर आप अपनी वाइफ पे, अगर हस्बैंड वाइफ ने केस कर रखा है तो आपको अपने सामने वाले पार्टनर को नार्सिसिस्टिक नहीं बोलना होता है, क्योंकि नार्सिसिज्म एक डिसऑर्डर होता है और आपने अभी डॉक्टर से इलाज नहीं कराया है तो आप अपने आप को डॉक्टर नहीं बता सकते। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पे ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्ट रूम में हो रही है और जो गलत है, सही है, जो भी है आपको ऑब्ज़र्व करना है, उसे समझना है, उसे देखना है, उसे परखना है कि मैं इस चीज़ों में क्या सीख सकता हूँ, कि केस फाइल कैसे होता है, किसको नोटिस जाता है, किसको नहीं जाता है, नोटिस लिखी कैसे जाती है, क्या लैंग्वेज यूज़ की जाती है, कैसे किसी को न्याय दिलाना है, कैसे किससे बात करनी है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, मिलना कैसे है लोगों से, बातचीत कैसे करनी है, कोर्ट रूम में बैठना कैसे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी कोर्ट रूम में जाके, तभी आपका लॉ के फील्ड में होगा। क्योंकि नेटवर्किंग आज के टाइम में सिर्फ अदर देन लॉ भी नहीं, हर जगह कॉरपोरेट्स में आप जाएंगे, आईआईटी आईआईएम सेक्टर्स में जाएंगे, हर जगह अदर देन सरकारी नौकरी सब कुछ नेटवर्किंग पे ही चलता है। मिठाई की दुकानें भी नेटवर्किंग पे ही चलती हैं। तो इस दुनिया में नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर आप करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो प्लीज़ नेटवर्किंग की माया को छोड़े नहीं। नेटवर्किंग जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा नेटवर्किंग करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आप कोशिश करें कि आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे, तभी आपकी नेटवर्किंग दूसरे के साथ बनेगी। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखिए। ये आपका फर्स्ट डे है कोर्ट का, ये सारी चीज़ें मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में मेंटली रखिएगा कि ये चीज़ें मुझे करनी है, ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है। जितना जल्दी आप ये चीज़ें समझ जाएंगे, जितना जल्दी आप ये चीज़ें सीख जाएंगे, उतना आपकी लाइफ में जल्दी निकल पड़ेगी। और आपको कोशिश करना है ये सब करने का और जितना सीखने का। और एक चीज़ छोटी सी, जो ज्ञान आप सीखते हैं ना अपनी लाइफ में, वो ज्ञान बांटिए मत, अपने तक रखिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तू क्यों ज्ञान बांट रहा है, फिर मैं सारा ज्ञान नहीं बांट रहा, मैं एक सुपरफिशियल लेवल पे बांट रहा हूँ। इसके और बहुत सारे थिन लेयर्स हैं, वो मैं कभी और किसी को बताऊँगा, पर वो सोशल मीडिया पर नहीं बताया जाता। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप सीखेंगे, तो वो चीज़ें आप सीखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने कलीग से बात कीजिए, सबसे बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक मिलनसार इंसान हो आप, कि आप जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, तभी आपके पास काम आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको कैसे। अब अगला पॉइंट, देयर इज़ एन अनरिटन ऑर्डर। देखिए, एक तो रिटन ऑर्डर्स होते हैं कि आप जज ने कोई बात बोली और उसने वो चीज़ लिखवा दी कि हाँ भाई ये वो चीज़ है और मुझे ये चीज़ लिखवानी है और मुझे ये चीज़ बतानी है, ये कोर्ट केस में ऐसा हुआ वैसा हुआ। और बोलते हैं ना, जैसे धीरे धीरे बोल के बोलते हैं कि इन दिस केस वी से दैट वी डिक्लेयर दिस, वी डिक्लेयर दैट, एकदम धीरे से आवाज़ में बोलते हैं ना, तो वो ऑर्डर लिखवा दिया। एक अनरिटन ऑर्डर होता है, यानी जो आपकी कॉज लिस्ट कुछ और कहे हो सकता है। कई बार आप कॉज लिस्ट क्या होती है, कॉज लिस्ट में मैं एक शॉर्ट बना चुका हूँ, आप देख लेना जाके। कॉज लिस्ट जो होती है वो आपके अगले केस के बारे में कब सुना जाएगा ये बताती है। बट कई बार ये होता है कि आपकी कॉज लिस्ट कुछ और कहे और आपका जो रियल लाइफ में कुछ और हो रहा हो। कई बार ऐसे भी होता है, आपके केस से पहले
जो आपके लॉयर्स खड़े होंगे, कई बार कोर्ट रूम्स में ऐसा होता है कि आपके केस से पहले जितने लॉयर्स खड़े होंगे, आपका नंबर कब आएगा ये डिपेंड करता है आपके केस की सीनियरिटी, आपके आने पिछले लॉयर की सीनियरिटी पे। अगर आपके पहले जो लॉयर है वो बहुत एजेड लॉयर है, तो वो अपना पूरा टाइम लेके बोलेगा, वो आराम से आधा घंटा 45 मिनट आपका खाएगा, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, उसको आराम से बोलना है, उसकी पूरी इज्जत है, उसने अच्छा पैसा ले रखा है, तो उसका कोर्ट रूम में नाम है, तो उसका सिक्का चलता है और उसको सुना जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेंगी कि आपका केस जब कॉज लिस्ट में आया, आपका नंबर लगा, बट फिर भी आपका केस नहीं सुन पाए जजेस, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लॉयर्स का नंबर था और आपका नंबर आ ही नहीं पाया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपने को देखने को मिलने वाली है। आपको अपने केस के फैक्ट्स, फेमिलियरिटी, कोर्ट के काम करने का तरीका, आपके केस कैसा है, आपके केस के फैक्ट्स क्या है, फैक्ट से रिलेटेड सबूत क्या हैं, कोर्ट्स काम कैसे कर रही हैं अंदर से, कोर्ट किसी केस को डिसाइड कैसे कर रही हैं, किसी भी वकील से कोर्ट जजेस क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं, आपको लॉयर्स की सीनियरिटी के अकॉर्डिंग उनको इज्जत मिल रही है, सफ़ेद बालों की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इज्जत है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं कि सफ़ेद बालों की इज़्ज़त कितनी ज़्यादा है इस दुनिया में। तो बहुत सारी चीज़ें आप हैं जो कोर्ट रूम में जाके ऑब्ज़र्व करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कोर्ट रूम में जाके देखने वाले हैं। और ये एक एक्सपीरियंस है, वकालत लॉ एज़ अ फील्ड भी एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फील्ड को छोड़ देते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, और मैं मानता हूँ, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इधर की, कि जो हमारे इंटर्न्स हैं उनको पैसा नहीं मिलता है, और कई बार होता है कि स्किल्स के बाद भी पैसा नहीं मिलता है। तो देखिए, जहाँ तक बात रही ना पैसे की, जब आप सीख जाएंगे ना, आपको कुछ स्टाइपेंड तो मिलेगा, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल टाइम रहना। देखिए, अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपके पास वो है, क्या कहते हैं, आपको अगर पैसा नहीं मिलता है कोर्ट रूम में, तो अगर आपके सीनियर आपको पे नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से क्यों नहीं फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स करते थोड़े से। जैसे अगर आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा, बहुत सारे मैं देखता हूँ कि एक एटीट्यूड में आते हैं लोग कि हम मुंशी का काम नहीं करेंगे, हम पढ़ाने नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। अरे यार, आपको अपना खर्चा चलाना है तो कुछ ना कुछ करते रहो साइड में। मैं बोल रहा हूँ साइड में करते रहो, और जब आपकी वकालत चल जाएगी, आपके पास क्लाइंट्स आ जाएंगे, आपके पास एक गुडविल हो जाएगा, तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा एक लेवल के बाद। तो प्लीज़ बी क्यूरियस, थोड़ा सा अपने अंदर पैशन रखिए और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको इस चीज़ में बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी तो मैंने इस 3 पॉइंट में बात कर ली है, आने वाले वीडियोस में मैं और 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा, फिर उसके आने वाले वीडियोस में भी और 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछिए, आपके कोई भी डाउट्स आप मुझसे फ़ोन करके भी पूछिए, हर जगह पूछिए। आपको प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ मुझे लाइक करना है, क्योंकि आप मुझे लाइक करेंगे, आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, तभी मुझे बढ़ावा मिलेगा। तो तभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं सीनियर्स जूनियर्स की तरफ से भी बात करूं कि जूनियर्स को एक अच्छा पे क्यों नहीं मिलता है। जो टैलेंटेड जूनियर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं जो लीगल फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमा सकते थे, पर वो नहीं कमा पाए। क्यों? क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा था, और उनको जहाँ पैसा मिला वो वहाँ चले गए। तो ये पैसे का मगजमारी क्यों है, ये सारी बातें हम उठाएंगे और ये सारी बातें हम पूछेंगे। बट उससे पहले फ़िलहाल आप मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। आप सब अपनी लाइफ में अच्छे से पढ़ते रहिए, सुखी रहिए, और आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो हमेशा आप जहाँ भी जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, आपको हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई पर्याय नहीं है, बट हाँ, लेकिन अगर मेहनत का रिवॉर्ड ना मिले तो मेहनत करना मुश्किल हो जाती है। तो इस पे भी हम कल को कभी खुल के बात करेंगे। थैंक यू सो मच।